नमस्कार, मैं हूं ज्ञान तिवारी और आप देख रहे हैं मेंटोरियम आईएएस का यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपसे वायदा किया गया था और आपने देखा कि मेंटोरियम आईएएस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करने के लिए कुछ कोर्सेज की एक सीरीज चला रही है जिसमें हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स अभी चलाए जा रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में और भी सब्जेक्ट को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बेस बड़ा करें ताकि हम लोग इसको और बड़े स्केल पे और व्यवस्थित तरीके से आपके सामने ला सकें। आज की क्लास इकोनॉमिक्स पे है और जिसका टॉपिक है इंडियन नेशनल इनकम, भारत की राष्ट्रीय आय, जिसमें हमें बहुत सारे विषयों पे चर्चा करनी है। इनमें शामिल हैं राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां क्या हैं, राष्ट्रीय आय की गणना की आवश्यकता क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना का इतिहास क्या है। इन सारे विषयों पे हम लोग क्रमिक रूप से चर्चा करने वाले हैं आज के इस क्लास में। हम आगे बढ़ें उससे पहले ये जान लें कि राष्ट्रीय आय को हम मोटा-मोटा अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या परिभाषा बनेगी। तो राष्ट्रीय आय किसी भी राष्ट्र के द्वारा एक वित्त वर्ष में सृजित कुल आय को कहा जाता है। राष्ट्र अपने आप में कोई जीवंत चीज तो है नहीं, राष्ट्र मिलता है लोगों के मिलने से, राष्ट्र बनता है लोगों के मिलने से। तो किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा एक वित्त वर्ष में जो कुल आय सृजित की जाती है उसको हम कलेक्टिवली राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी भी देश के नागरिक या तो देश के अंदर रह रहे होंगे या तो देश के बाहर रह रहे होंगे। अगर देश के अंदर रह रहे होंगे तो उनकी इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम कह सकते हैं, और अगर देश के बाहर रह रहे हैं और अपनी इनकम को भेज रहे हैं तो हम उसी डोमेस्टिक इनकम में उनकी आय को जोड़कर उसको राष्ट्रीय आय में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है वही हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं होती है। जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होती है इसमें बहुत सारे ऐसी कंपनियां, दूसरे देशों के ऑफिसेज, दूसरे देशों के नागरिक काम कर रहे होते हैं जो अपनी होने वाली आय को अपने देश में भेज देते हैं। ऐसे ही हमारे देश की कंपनियां, हमारे देश के ऑफिसेज, हमारे देश के नागरिक दूसरे देशों में काम कर रहे होते हैं, वहां से जो इनकम होती है वो यहाँ भेज देते हैं। तो इससे हम राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट कर पाते हैं और डोमेस्टिक इनकम जो है हमारी वो राष्ट्रीय आय से अलग होती है। हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो हमारे नेशनल टेरिटरी से अलग, इकोनॉमिक टेरिटरी से अलग होती है। हम बात कर रहे हैं कि जो भी आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं उनसे जो उत्पादन होता है उसके सकल मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब मुद्दा यह है कि उत्पादन किसे कहा जाता है, प्रोडक्ट क्या है, किसे हम प्रोडक्ट कहें, किस तरह का चीज होती है जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्ट को हम दो कैटेगरी में बांटकर देख सकते हैं। एक को हम कहते हैं गुड्स और एक को हम कहते हैं सर्विसेज। मतलब कि कोई भी इकोनॉमी दो तरह से प्रोडक्शन करती है, या तो वो वस्तुओं का उत्पादन कर रही होगी और या तो वो सेवाओं का उत्पादन कर रही होगी। तो अगर वो वस्तुओं का उत्पादन कर रही है तो उसको भी हम जोड़ेंगे राष्ट्रीय आय में, और सेवाओं का उत्पादन कर रही है तो उसको भी जोड़ेंगे राष्ट्रीय आय में, उसके मौद्रिक मूल्य को जोड़ेंगे राष्ट्रीय आय में। वस्तु दो तरह की होती है, या तो हम किसी वस्तु को दूसरी वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग करते हैं और या तो उन वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं। तो किसी वस्तु को इन्हीं दोनों प्रयोग के आधार पर हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कमोडिटी या इंटरमीडिएरी गुड्स, और दूसरी होती हैं जिन्हें हम फाइनल गुड्स कहते हैं। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हम फाइनल गुड्स से होने वाली आय को ही जोड़ते हैं, क्योंकि फाइनल गुड्स की प्राइसेज में इंटरमीडिएरी गुड्स की प्राइसेज अपने आप से जुड़ी होती हैं। एक एग्जांपल लेंगे तो आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अच्छा, इनका कोई बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन आप क्रिएट नहीं कर पाइएगा। आप मोटी बात यह समझे कि अगर कोई वस्तु ऐसे स्तर पे है जिसमें हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कोई भी वस्तु अगर ऐसे स्तर में है जहां पर उसमें मूल्य वर्धन किया जा सकता है, इसका मतलब कि वो इंटरमीडिएरी गुड है। अगर हम मूल्य वर्धन के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं तो वो इंटरमीडिएरी गुड है, और अगर उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिस स्तर पे हम कंजप्शन करते हैं उस स्तर पे हम उसको फाइनल गुड्स कहते हैं। अगर हम एक उदाहरण लें तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आटा है, अगर आपके घर में आता है तो उसकी रोटी सेकी जाएगी और आप खा लीजिएगा। अगर रोटी सेक कर आपने खा लिया तो आपने क्या कर दिया, उस आटे को आपने कंज्यूम कर लिया, उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया, इसलिए आटा आपके केस में क्या बना, फाइनल गुड बना। वही आटा बेकरी के स्टोर में गया और बेकरी ने उससे ब्रेड बनाई और ब्रेड बेच दिया। बेकरी निश्चित रूप से ब्रेड की कीमत आटे की कीमत से ज्यादा रखेगा। ऐसे केस में आटा बेकरी की दुकान में गया तो क्या हो गया, वो इंटरमीडिएट गुड हो गया, मध्यवर्ती उत्पाद हो गया। और अगर मध्यवर्ती उत्पाद है तो उसके मूल्य को हम राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं जोड़ेंगे।
जो फाइनल गुड्स होते हैं इनको आप कई कैटेगरी में बांटकर देख सकते हैं। एक कैटेगरी होती है इनकी जिनको आप एफएमसीजी कैटेगरी कहते हैं। इनको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। फास्ट मूविंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि तेजी से खत्म होती हैं। इन्हें आप दूसरी भाषा में उपभोक्ता वस्तुएं भी कह सकते हैं। रोज आप ले आते हैं, रोज इनको आप खत्म कर देते हैं। दूसरा है जिन्हें आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कहते हैं, या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को आप दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। ये वो वस्तु हैं जिनको आप देर तक यूज करते हैं। आप कार ले आते हैं, घड़ी ले आते हैं, टेलीविजन ले आते हैं, कंप्यूटर ले आते हैं, लैपटॉप ले आते हैं, टैबलेट ले आते हैं। इनको आप लंबे समय तक प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कहते हैं। इनमें भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लंबे समय तक होती हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो थोड़े कम समय के लिए होती हैं। तो इनमें सेमी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इस तरह से कैटेगराइज करते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिन्हें हम व्हाइट गुड्स कहते हैं, सफेद वस्तुएं कहते हैं, श्वेत वस्तुएं कहते हैं। ये वो वस्तुएं हैं जिनको आप लग्जरी के लिए यूज करते हैं, जिनकी कोई यूटिलिटी आपकी लाइफ में नहीं होती है, लेकिन आप अपने लग्जरी को बढ़ाने के लिए, अपने आनंद को बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग बहुत महंगे महंगे गहने पहनते हैं, बहुत महंगी चीजें प्रयोग करते हैं। तो जो गहने हैं, शराब है, सिगरेट है, पान मसाला है, इनको खाने से आपको कोई लाभ नहीं होता है, उल्टे हानि ही होती है। लेकिन फिर भी आपको लग्जरी की आदत होती है, इसलिए आप इनको प्रयोग करते हैं। इसलिए लग्जरियस कमोडिटीज को हम व्हाइट गुड कहते हैं, जिनका कोई यूज आपकी लाइफ में नहीं होता है। एक कैटेगरी ऑफ गुड और होती है जिन्हें हम गिफन गुड्स कहते हैं। गिफन गुड्स को हम अति निकृष्ट वस्तुएं कहते हैं हिंदी में। इनका मतलब यह है कि कुछ ऐसी वस्तुएं भी बाजार में प्रयोग की जाती हैं जिन पर मांग और आपूर्ति के सामान्य नियम का प्रभाव नहीं पड़ता है। उनकी कीमत चाहे जितनी बढ़ा दी जाए, उनका उपभोग करना ही पड़ेगा आपको, या अगर उनकी कीमत गिर भी गई तो आप उनके उपभोग का स्तर नहीं बढ़ाएंगे। इसके लिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है नमक। नमक की कीमत अगर बढ़ भी जाए तो आप एक निश्चित मात्रा में उसका उपयोग करेंगे, और अगर नमक की कीमत गिर जाए तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि आज नमक ही खा के सो जाते हैं, आज कीमत कम हो गई है इसकी। तो ऐसी वस्तुओं को गिफन गुड्स कहते हैं। मैं समझाना ये चाह रहा हूं, हमें फाइनल गुड्स तक आना था। फाइनल गुड्स के ही वस्तुओं, फाइनल गुड्स के ही कीमतों को हम राष्ट्रीय आय की गणना में कैलकुलेट करते हैं, बाकी सर्विसेज के मूल्य को जोड़ते हैं। तो वस्तु और सेवाओं का क्या मतलब है, ये हमने आपके साथ समझा। अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि हम पूरी राष्ट्रीय आय की गणना को समझने के लिए हमें किन किन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। तो सबसे पहला तो ये हमें समझना चाहिए कि व्हाट इज नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है, राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो पीछे हमने बताया, एक मोटी परिभाषा आपको समझाने का प्रयास किया। यहाँ थोड़ा वो स्पेसिफिक वे में दी गई है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक मेथड टू मेजर द इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब क्या है, सिस्टमेटिक मेथड टू मेजर द इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक क्रियाकलापों के मापन की एक व्यवस्था है, एक निश्चित एक सिस्टमेटिक व्यवस्था है जिससे हम किसी देश के आर्थिक क्रियाकलापों का मापन करते हैं ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। हम किसी भी आर्थिक क्रियाकलाप का मापन जब भी करेंगे एक निश्चित समय काल के दौरान करेंगे, और इसको हम कहते हैं एक निश्चित वित्त वर्ष में करेंगे, एक फिनेंशियल ईयर में करेंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया फिनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च का जो पीरियड है, मतलब ये पीरियड हुआ एक साल का 365 दिन का। इस 365 दिन को हम एक वित्त वर्ष कहते हैं। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जो कुछ भी आर्थिक क्रियाकलाप इस देश में संपन्न होंगे, इस देश के नागरिकों द्वारा संपन्न किए जाएंगे, उनसे जो भी वस्तु सेवाओं का उत्पादन होगा, उसका जो मौद्रिक मूल्य निकलेगा, उसी को हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो राष्ट्रीय आय क्या है कि पूरे देश में एक फिस्कल ईयर में जो भी वस्तु सेवाओं का उत्पादन हमने किया है, क्योंकि आपने कहा ना कि आर्थिक क्रियाकलाप, तो अगर आर्थिक क्रियाकलाप में क्या शामिल है, तो 3 तरह की क्रियाओं को हम आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। कंजप्शन को कहते हैं, कंजप्शन है, प्रोडक्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इन सभी चीजों से हमें जो भी मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है या मॉनेटरी वैल्यू इन सबका जो कुछ भी निकल रहा है, वही नेशनल इनकम काउंट किया जाएगा, वही राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। क्यों करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना से आपको क्या पता चलेगा, तो राष्ट्रीय आय की गणना इतनी जरूरी क्यों है। राष्ट्रीय आय की गणना से आपको ये पता चलेगा कि किसी देश का आर्थिक प्रदर्शन क्या है ना, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है किसी नेशन की, उसके यहाँ कितना अमाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। साथ ही साथ इससे आपको ये भी पता चलेगा कि वहां की जनसंख्या
को प्रति व्यक्ति कितनी इनकम हो रही है, या अगर वहां की सरकार कुल राष्ट्रीय आय को इक्विटेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो कितना पैसा उसके पास अवेलेबल है, और इससे पता चलेगा कि उस वहां के लोगों का जीवन स्तर कैसा होगा। तो पर कैपिटा इनकम होती है वो किसी भी राष्ट्र के लोगों के जीवन स्तर को मापित करने का सबसे बेहतरीन उपकरण होती है। डेवलपमेंटल प्रोग्रेस क्या है, मतलब कहने का ये है कि अगर आप 2024-25 की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं और साथ ही साथ आपने 2023-24 की भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया होगा, तो आप इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करके ये पता लगा सकते हैं कि विकासात्मक प्रगति आपकी क्या है। साथ ही साथ इस दुनिया में एक कम्पिटिटिवनेस है जिसमें हम एक देश दूसरे देश को पीछे छोड़ने की जुगाड़ में लगा हुआ है। तो इसका भी आपको आकलन करने का लाभ मिलेगा कि दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच में अगर आप तुलना करते हैं तो आपकी अर्थव्यवस्था कहां पर आएगी। तो कंपैरिजन मिलेगा आपको, डेवलपमेंटल प्रोग्रेस का पता चलेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पता चलेगा, और उस देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है उसका भी पता चलेगा, आर्थिक प्रदर्शन क्या है उसका भी पता चलेगा। तो आर्थिक प्रदर्शन, जीवन स्तर, विकासात्मक प्रगति और तुलनात्मक अध्ययन, ये सारी चीजों को अगर आपको चाहिए तो आपको राष्ट्रीय आय की गणना करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय आय की गणना का इतिहास क्या रहा है, यहां से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं पीछे के एग्जाम्स में। तो यहाँ पर भी कुछ फैक्ट फिगर्स हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भारत में राष्ट्रीय आय के लेखांकन का इतिहास है उसको आप दो वर्गों में बांटकर देख सकते हैं। आप पहला कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व का समय कैसा था और स्वतंत्रता के बाद का समय कैसा है। तो स्वतंत्रता के पूर्व के समय में कोई ऐसा आधिकारिक संस्थान भारत में नहीं था जो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए अधिकृत किया गया हो, या अंग्रेजी सरकार का ऐसा कोई उद्देश्य रहा हो कि वो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करके भारत के नागरिकों को सूचित करे। हालांकि भारत के कुछ जागरूक राष्ट्रवादी नेताओं और आर्थिक चिंतकों ने इस क्षेत्र में कुछ प्रगतिशील कदम उठाए, जिनमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नाम है दादा भाई नौरोजी का, जिन्होंने फॉर द ईयर ऑफ 1867-68 भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का अनुमान लगाया 1867-68 के लिए। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में इन्होंने सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को अनुमानित रूप से प्रस्तुत किया, मतलब कि कुछ इंडिविजुअल स्कॉलर्स एंड इंस्टीट्यूशंस अटेम्प्टेड रफ एस्टिमेट्स ऑफ द नेशनल इनकम, कोई इनके पास कोई सिस्टमेटिक वे नहीं था। जिन लोगों ने इस क्षेत्र में काम किया उनके नाम आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला नाम हमने आपको बताया कि दादा भाई नौरोजी हैं, और इन्होंने किस साल में इस काम को किया, तो ये भी जानना आपको जरूरी है। तो फॉर द ईयर ऑफ 1867-68 इनकी बुक का नाम हमने आपको बताया ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। विलियम डिग्बी ने भी 1899 में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का प्रयास किया, बट इट वाज क्रूड एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पॉवर्टी इन इंडिया। कोई इसमें बहुत ज्यादा साइंटिफिक मेथड का प्रयोग नहीं किया गया, जैसा कि आजादी के बाद अभी लागू होगा, या जैसा कि आगे आप व्यवस्था को पढ़ेंगे। जो फिंडले सिराज था 1931 में, इन्होंने एक स्टैटिस्टिकल एस्टीमेट पेश किया नेशनल इनकम का, लेकिन टैक्स रिटर्न्स के आधार पर इन्होंने किया। तो टैक्स रिटर्न्स का आधार जो था वो बहुत कम था, और जो डेटा आएगा वो बहुत रफ होगा और बहुत ही कम राष्ट्रीय आय का प्रदर्शन होगा। सभी आर्थिक क्रियाकलाप इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। डॉक्टर BK राव ने 1931 और 40 के बीच में एक सिस्टमेटिकली, इन्हें कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अनुमान लगाया और क्षेत्रीय दृष्टिकोण का उपयोग किया, जिनमें इन्होंने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज और उनसे होने वाली इनकम को शामिल किया। 1931 से 32 से लेकर 1931-32 के फाइनेंशियल ईयर से लेकर 1939-1940 के बीच के डेटा को इकट्ठा किया और उसके आधार पर राष्ट्रीय आय का एक मोटा अनुमान लगाने का प्रयास किया। अगर हम बात करें कि आजादी के बाद इस क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, तो 1949 में राष्ट्रीय आय गणना समिति का गठन किया गया, नेशनल इनकम अकाउंटिंग कमेटी बनाई गई। इसके चेयरमैन बनाए गए प्रोफेसर PC महालनोबिस। प्रोफेसर PC महालनोबिस के नाम को आपको याद रखना चाहिए। प्रोफेसर PC महालनोबिस जो हैं, इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल भी दिया था, इसलिए सेकंड 5 ईयर प्लान को NM मॉडल कहा जाता है, नेहरू महालनोबिस मॉडल कहा जाता है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और PC महालनोबिस के दृष्टिकोण का बहुत गहरा प्रभाव रहा। इसके अलावा PC महालनोबिस
के जन्मदिन को ही भारत 29 जून को पीसी महालनोबिस का जन्मदिन होता है, जिसे भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और प्रोफेसर पीसी महालनोबिस को फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक कहा जाता है, भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। तो जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग कमेटी बनाई गई, इसने क्या किया, इसमें जो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस वो चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी, इसमें कुछ और मेंबर्स को भी शामिल किया जिनके नाम पीछे आपने देखे, बीके आरबी राव, और एक नए सदस्य शामिल किए गए डीआर गॉडगिल। इस कमेटी का काम क्या था, एक ऐसा डेटा प्रस्तुत करना राष्ट्रीय आय का जो रिलायबल हो, थोड़ा ऐसा अनुमान प्रस्तुत करना जो सुसंगत राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हो। इन्होंने क्या किया, 1948 से 49 के बीच में, 50 के बीच में, इन्होंने 49 और 50 के बीच में राष्ट्रीय आय की आंकड़ों का संग्रहण किया और 1951 में रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भारतीय इकोनॉमी को वर्गीकृत किया गया, है ना। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। और आजादी के बाद फिर फाइनली राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ये जो संस्था है यही बाद में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन हर साल राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रस्तुत करता है जब से उसका गठन हुआ 1951 से अब तक। 2000 एक और संस्था थी जिसका नाम था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये गरीबी और बेरोजगारी के डेटा पब्लिश करती थी। 2019 में एनएसएसओ और सीएसओ दोनों को मर्ज करके एक संगठन बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। यही संस्था गरीबी बेरोजगारी के डेटा भी प्रस्तुत करती है और यही संस्था राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का भी प्रस्तुतिकरण करती है। तो ये था राष्ट्रीय आय की गणना का इतिहास, जिसमें आपके लिए जो जरूरी तथ्य थे वो शामिल किए गए और आप इन तथ्यों का नोट्स बनाएं और जरूर से जरूर इनको अपनी मेमोरी में रखें, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। ये एक इन्फोग्राफिक्स है जो आप देख सकते हैं, जो आपको सूचनाएं दी गई उनका एक इन्फोग्राफिक्स है। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या था, नो ऑफिशियल एस्टिमेट, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस ओनली, और उनका एक ये दिया गया है कि 1967, 69, 1899, 1831, 1931 टू 1940। और फिर ये नीचे और क्या क्या हुआ, 1954 में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन आया, सीएसओ आया। 2002 में हमने सिस्टमेटिक नेशनल अकाउंटिंग का जो यूनाइटेड नेशन का जो मॉडल है उसको अडॉप्ट किया, और फिर सीएसओ मर्ज विद एनएसएसओ टू फॉर्म नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग का मिस्टेक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बेस ईयर कब कब बदले यहाँ पे लिस्ट आउट किया गया है। जो लेटेस्ट बेस ईयर है राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वो 2011-12 का बेस ईयर है। तो ये फैक्चुअल इंक्वायरीज आपको एकदम याद रखनी है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो भी आप आने वाले समय में एग्जाम देंगे। तो हमने देखा कि नेशनल इनकम क्या है, और अभी उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए ये बात करेंगे कि क्या क्या मेथड्स फॉलो किए जाते हैं नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के लिए, उसकी अकाउंटिंग के लिए इंडिया में। तो 3 तरह के सिस्टम प्रचलन में हैं, जिसमें हम आय गणना विधि, व्यय गणना विधि और उत्पाद गणना विधि के नाम से जानते हैं। आय गणना विधि में हम क्या करते हैं, पूरे इंडिया में सभी की इनकम को हम जोड़ लेते हैं। अगर हम सभी की इनकम को जोड़ पाए तो हम आय गणना विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ सेक्टर में हम इनकम काउंट कर सकते हैं, तो वहां हम इनकम काउंट मेथड का प्रयोग करते हैं। जिनकी इनकम काउंट, अच्छा इनकम कैसे हम काउंट करेंगे, इनकम में किसी की क्या क्या चीजें आती हैं। तो क्या इनकम होती है, या तो किसी को सैलरी मिल रही होगी, वो एक इनकम है, इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, या कोई मजदूरी कर रहा है तो उसको जो मजदूरी मिल रही है, या कोई कंपनसेशन मिल रहा है, तो वो आपकी इनकम में इनकम काउंट मेथड में यूज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपका कोई घर है और आपने उसको किराए पर दे रखा है और सरकार को बता भी रखा है ना, आप उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाते हैं, लीगल तरीके से आपने घर को दे रखा है, तो उससे मिलने वाला रेंट भी इनकम काउंट मेथड में या आपकी इनकम में जोड़ा जा सकता है। आपकी इनकम कहां कहां से बन रही है, सैलरी से बन रही है, रेंट से बन रही है। इसके अलावा अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी आपकी आय का एक भाग है। तो आपको इन 3 जगहों से इनकम मिल रही है, किराए से, ब्याज से। इसके अलावा मान लीजिए कि आप इन्वेस्टर हैं या आप कोई एंटरप्रेन्योर हैं, तो उससे आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो वो भी आपकी इनकम में जोड़ा जा सकता है। तो इनकम या तो सैलरी के फॉर्म में होगी, या तो रेंट के फॉर्म में होगी, या तो इंटरेस्ट के फॉर्म में होगी, या तो प्रॉफिट के फॉर्म में होगी। और अगर कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम आप बना रहे हैं जिसमें आप इनमें से एक से अधिक
इनकम स्रोत जनरेट कर पा रहे हैं, एक से अधिक इनकम स्रोत बना पा रहे हैं, तो उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है मिक्स्ड इनकम। तो इनमें से कोई एक सोर्स होगा या एक से अधिक सोर्स होंगे आपके पास, और अगर हम पूरे भारत में इस तरह से कैलकुलेट कर पाएं हर व्यक्ति के इनकम को, तो हम पूरे भारत के राष्ट्र की इनकम काउंट मेथड से नेशनल इनकम को काउंट कर पाएंगे। अगर आप खर्च करते हैं, मतलब कि आप एक्सपेंड करते हैं, आप एक्सपेंडिचर करते हैं, तो जब भी कोई खर्च करता है तो वो किसी की आय निर्मित करता है। आपके द्वारा किया गया व्यय किसी की आय भी होगी। तो अगर हम एक्सपेंडिचर को काउंट कर ले जाएं, तो ये भी एक मेथड हो सकता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग का। तो कुछ सेक्टर में जहां पे हमारे पास एक्सपेंडिचर के डेटा अवेलेबल है, वहां पे हम एक्सपेंडिचर काउंट मेथड को यूज करते हैं। और बहुत सारी जगहों पे हम, जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, वहां पे हम प्रोडक्शन काउंट मेथड को यूज करते हैं। जैसा कि पीछे हम लोगों ने बात करी थी कि हम किसको प्रोडक्ट समझेंगे, किसको नहीं समझेंगे, तो इसमें सर्विसेज और गुड्स दोनों ही आ जाएंगे प्रोडक्शन में। तो आगे हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इनमें से कौन-कौन से सेक्टर हैं जहां हम किस-किस तरह की प्रविधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इस मेथड का, तीनों मेथड से हम कैसे राष्ट्रीय आय का आकलन कर पा रहे हैं, वो हम आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इनमें से क्या कर रहे हैं आप, जैसे अलग-अलग सेक्टर में अलग-अलग मेथड को यूज कर रहे हैं। रीजन ये है कि मैंने आपको बताया ना कि आंकड़ों का अभाव है। जैसे आप इनकम काउंट मेथड से जानना चाहें और आप जानना चाहें कि पूरे भारत में घर को किराए पर देने से लोगों को क्या इनकम होती है, तो आप पाइएगा कि 99% लोग जो हैं वो किराए की रकम को अपनी इनकम में शो नहीं करते हैं। तो जब अपनी इनकम में शो नहीं करते हैं, तो सरकार के पास वो डेटा कहां से जाएगा कि रेंट से देश को कितनी आय हुई है। तो वो इनकम काउंट मेथड में डेटा सफिशिएंसी ना होने के कारण से और भी प्रविधियों पर सरकार को जाना पड़ता है। तो कहां किस तरह की प्रविधि का प्रयोग करती है, वो यहां हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हमने कहा वहां प्रोडक्ट काउंट मेथड का प्रयोग किया जाता है, और हम पता लगाते हैं कि अलग अलग सेक्टर में कितना वैल्यू एडिशन हुआ है। और अगर हम तीनों सेक्टर के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीनों सेक्टर के वैल्यू एडिशन को हम जान लें कि प्राइमरी सेक्टर में कुल कितना वैल्यू एडिशन हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर में कुल कितना वैल्यू एडिशन हुआ है, टर्शियरी सेक्टर में कुल कितना वैल्यू एडिशन हुआ है, तो हम तीनों को जोड़ के ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकाल सकते हैं, जीवीए निकाल सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि ये जीवीए। हालांकि जीवीए को और प्रोसेस करना पड़ता है राष्ट्रीय आय तक पहुंचने के लिए, पर आपको एक रॉ डेटा मिल जाता है यहाँ से। तो प्रोडक्शन मेथड को कहाँ प्रयोग कर रहे हैं आप, प्रोडक्शन काउंट मेथड को आप यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग, डिफेंस से जुड़े हुए लोग, इनमें आप इनकम काउंट मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इनको जो इनकम हो रही है वो आपके पास डॉक्यूमेंटेड है। तो वहां से डेटा सरकार लेकर और इनकम काउंट मेथड से पता लगा सकती है कि लोगों को कुल कितनी इनकम हो रही है। इसके अलावा ट्रेड है, रियल एस्टेट है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इनमें सरकार कॉम्बिनेशन यूज करती है, मतलब एक से अधिक विधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि इसमें भी आंकड़ों को छुपाए जाने की समस्या है भारत में। बहुत सारे ऐसे चीज, जैसे आप रियल एस्टेट में जमीन खरीदने जाते हैं, तो जमीन की कीमत 100 रुपए है और आपसे 150 रुपए लिए जा रहे हैं, तो 100 रुपए आपको चेक के फॉर्म में देने होंगे या ऐसे फॉर्म में देने होंगे जिससे सरकार को पता चले कि हाँ, यहाँ पर रियल एस्टेट की खरीद बिक्री की गई है। लेकिन कुछ पैसे ऐसे आप देंगे जो कैश में देंगे, जिसमें सरकार को नहीं पता चल पाएगा। तो यहाँ पर दोनों प्रविधियों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। प्राइवेट कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन मतलब कि एक्सपेंडिचर डन बाई इंडिविजुअल्स, तो यहां हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर काउंट कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट भी आपका एक्सपेंडिचर है, आपको जो इनकम होती है उसको आप कंज्यूम करते हैं, कंजप्शन से बच जाता है तो आप उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन अगर दोनों जोड़ लें तो हमें आपकी इनकम का पता चल जाता है। हालांकि जब टेक्निकली इसको देखेंगे तो उसमें गवर्नमेंट एक्सपेंसेस जो है, गवर्नमेंट अगर कोई सब्सिडी अनाउंस करती है तो वो भी आपकी इनकम में जुड़ जाता है। तो अगर हम आपके एक्सपेंडिचर काउंट मेथड में जाएंगे तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम का एक फॉर्मूला बनेगा, अभी आगे हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने देखा कि कैसे हम अलग अलग प्रविधियों का प्रयोग, अलग अलग इनकम काउंट मेथड, अलग अलग नेशनल इनकम अकाउंटिंग मेथड्स का यूज करते हैं अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग सेक्शन ऑफ इकोनॉमी में। अब हम बात करते हैं कि इनकम काउंट मेथड से हम कैसे राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया कि इनकम काउंट मेथड में हमको सबसे पहली जरूरत है ये जानने की कि इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है, आय के क्या क्या स्रोत हैं। हालांकि जो डेफिनेशन है ये बता रही है कि मेजर्स टोटल फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द इंडिविजुअल एंड द इंस्टीट्यूशन इन द इकोनॉमी। यहाँ पर एक टर्म नया आ गया, इसको हम आप लोग जरूर समझ लेते हैं, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब है कि साधन लागत, साधन आय क्या हुई है। साधन आय का मतलब हमने बताया कि उत्पादन के 4 साधन हैं और इन्हीं 4 साधनों से जो आय होती है
उन्हीं को हम इनकम काउंट मेथड में जोड़ते हैं। जैसे हमने पहला साधन आपको क्या बताया कि आपके पास लैंड हो सकती है। जैसे आप थोड़ा और अगर डिटेल में जाएं तो एक बात आप समझ लें, तो हम बात कर रहे हैं कि इनकम काउंट मेथड से इनकम को हम राष्ट्रीय आय को कैसे गणना करेंगे। तो इनकम काउंट मेथड क्या है? मेजर्स टोटल फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन द इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था में संस्थाओं को जो आय होती है, फैक्टर इनकम की बात कह रहा है ये, और इंडिविजुअल्स को जो फैक्टर इनकम होती है उसको कलेक्टिवली हम नेशनल इनकम कहते हैं। आय गणना विधि का प्रयोग करके हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां पर एक टर्म आया फैक्टर इनकम, या किसी चीज का प्राइस कैसे हम तय करेंगे। तो आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए ये हमारा पेन है, इसको हमें बेचना है। इस पेन का प्राइस हम कैसे तय कर पाएंगे? सबसे जरूरी चीज जो है इसका प्राइस तय करने में वो ये है कि इसको बनाने में लागत कितनी आई है। और लागत को हम कैसे तय कर पाएंगे? तो अगर हम लागत को तय कर पाए, लागत को तय कर पाने के लिए हमें यह जानना होगा कि इसके उत्पादन में किन किन साधनों का प्रयोग किया गया है। तो किसी भी वस्तु के उत्पादन में 4 साधनों का प्रयोग किया जाता है। पहला साधन है लैंड, दूसरा साधन है लेबर, तीसरा साधन है कैपिटल, चौथा साधन है एंटरप्रेन्योरशिप। इस पेन को बनाने में, इस पेन को बनाने वाली फैक्ट्री किसी न किसी जमीन पे लगाई गई होगी। वो साल भर में कुछ ना कुछ रेंट पे करती होगी और साल भर में वो कंपनी एक निश्चित मात्रा में पेन बनाती होगी। तो उस कंपनी द्वारा साल भर में बनाई गई पेन और साल भर में दिए गए किराए के अनुपात को हम क्या कहेंगे कि इस पेन को बनाने में, एक पेन को बनाने में इतना रेंट खर्च हुआ। इसी तरह से हम मजदूरी भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम पूंजी पर जो इंटरेस्ट पे कर रहा है इसको बनाने वाला, उसको भी जोड़ सकते हैं। और इसी तरह से हम एंटरप्रेन्योर की प्रॉफिट को भी जोड़ सकते हैं। तो ये 4 फैक्टर हैं। इस पेन को उत्पादित करने में इन 4 कारकों पे जो पैसा खर्च हुआ है उसी को हम इसकी कारक लागत कहेंगे या फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। लेकिन इस फैक्टर कॉस्ट पे ये पेन नहीं बिकेगा, क्योंकि सरकार इस पर कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगाएगी जो कि इसकी कीमत में जुड़ जाएंगे। इसलिए मार्केट प्राइस विल इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन द प्रोडक्ट। और इतना ही नहीं, अभी एक और चीज इसमें जुड़ेगी या घटेगी कह लीजिए। मान लीजिए कि सरकार चाहती है कि सब लोग इस तरह के पेन का प्रयोग भारी संख्या में करें और सरकार इसको प्रमोट करना चाहती है, इससे लोगों की पढ़ाई आसान हो रही है। तो सरकार क्या करेगी? उसके लिए सरकार इसमें सब्सिडी देगी। और जब सरकार इसके रेट को सब्सिडाइज करेगी तो जो कॉस्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़ के इसका प्राइस बना है उसमें से वो सब्सिडी घट जाएगी। और सब्सिडी को जब निकाल देंगे तो जो बचेगा वो मार्केट प्राइस होगा। अब मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में सब्सिडी नहीं अप्लीकेबल है तो वहां नहीं अप्लीकेबल है, तो वहां कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस ही उसका प्राइस बन जाएगा। तो किसी वस्तु की कीमत क्या होती है? कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस माइनस सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम उसकी कीमत तय करते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट की जब भी बात आएगी तो आप समझिएगा कि उस वस्तु को बनाने में जो साधन लागत आई है, साधनों पर जो लागत आई है वो उसकी फैक्टर कॉस्ट है। तो क्या फैक्टर कॉस्ट हो सकती है? हमने कहा अगर आप जो है एम्प्लॉय हैं तो आपको किसी भी तरह का पैसा मिल सकता है, वेतन मिल सकता है, कंपनसेशन मिल सकता है या आपको वेजेस मिल सकते हैं। तो वो सब कुछ क्या हुआ? आपकी इनकम हुई। तो नेशनल इनकम मतलब कि पूरे देश के लोगों को कुल दी गई सैलरी या वेतन या उनके वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मान लीजिए आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, घर ही में इंडस्ट्री, घर ही में आप कुछ अपने कर रहे हैं, तो उसमें आप अलग अलग नहीं कर पाएंगे। घर के किराए पे हमारा इनकम कितना हो रही है, किराए से इनकम कितनी हो रही है, हमारे अपने करने से इनकम कितनी हो रही है, हमारे फैमिली के और जो लोग इस काम में लगे हैं उनसे इनकी इनकम कितनी हो रही है, तो वो थोड़ा मिक्स्ड हो जाएगी। इसलिए उसको हमने क्या कहा? मिक्स्ड इनकम है। तो इन सबको जोड़ लेते हैं तो क्या मिल जाएगी? नेशनल इनकम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और एनएनपीएफसी को ही हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसके क्या क्या कंपोनेंट है मैंने बताया। वेजेस एंड सैलरीज, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज आपने जिसे कहा, रेंट फ्रॉम लैंड बिल्डिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट कारपोरेट और सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम फॉर स्मॉल बिजनेसेस। कहाँ यूज करते हैं इसको? यूज फॉर सर्विस सेक्टर लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट एक्सेट्रा। तो यहां पर हम क्या करते हैं? आय गणना विधि का प्रयोग करके राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम और जानने का प्रयास करते हैं कि अगर हम आय गणना विधि से ना करें, एक्सपेंडिचर काउंट मेथड से करें, तो हमें कैसे करना होगा। एक्सपेंडिचर काउंट मेथड क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपको पीछे ही बता दिया था कि फाइनल गुड्स क्या है और सर्विसेज क्या है। तो फाइनल गुड्स की कीमत को ही हम जोड़ेंगे। एक बार बेची गई वस्तु अगर दोबारा बेची जाती है तो राष्ट्रीय आय के गणना में नहीं आएगी। केवल हमने कहा कि वही वस्तुएं आएंगी जो अंतिम होंगी, फाइनल होंगी।
तो फाइनल गुड्स की प्राइस को हम यहाँ जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? हमने आपको बताया कि आपकी जो इनकम होती है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकलेगा इससे। जो आपकी इनकम होती है उसका एक हिस्सा आप क्या करते हैं, कंजम्पशन कर लेते हैं, उसको खर्च कर लेते हैं, अपने उपभोग में व्यय कर लेते हैं। दूसरे हिस्से को क्या करते हैं, जो बच गया उसको क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। यही आपकी इनकम है। लेकिन मान लीजिए कि आप ऐसी कोई चीज उपयोग में ला रहे हैं जिस पर सरकार सब्सिडी दे रही है, तो वो चीज आपको सस्ती मिल रही है। जितना रुपया आपको सस्ती मिल रही है उसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि उतना आपकी इनकम हो रही है। तो जो गवर्नमेंट सब्सिडी पर खर्च करती है पूरे साल में, देश पर सब्सिडी में जो पैसा खर्च सरकार कर रही है वो देश के किसी न किसी नागरिक के इनकम में जुड़ रहा है, इसलिए उसको भी सरकार नेशनल इनकम में जोड़ती है। और प्लस एक्स माइनस एम, एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट मेड बाय द गवर्नमेंट एंड एम स्टैंड्स फॉर इंपोर्ट मेड बाय द गवर्नमेंट। कुल कितना आयात हुआ है और कुल कितना निर्यात हुआ है। इफ एक्स इज ग्रेटर देन एम तो ये जुड़ जाएगा, और अगर एक्स इज लेस देन एम होगा तो ये माइनस हो जाएगा। जो भी कंडीशन होगी वो आपको फॉलो करनी होगी। हालांकि हेल्दी इकोनॉमी के लिए क्या अच्छा होगा कि एक्सपोर्ट शुड बी मोर देन इंपोर्ट, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही। ये आगे बता रहे हैं कि सी का मतलब क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जिसको आप इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, और जी मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सरकार जो सब्सिडी दे रही है कंजप्शन पर, और एक्स माइनस एम मतलब कि नेट एक्सपोर्ट। आप ये अगर ये डेटा माइनस में आएगा तो आपके इस डेटा में से माइनस हो जाएगा, और अगर इसका मान प्लस में आएगा तो इस डेटा में वो प्लस हो जाएगा, और इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, जीडीपी एट द मार्केट प्राइस, और फिर उसको प्रोसेस करके बाकी चीजें आप निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप एक्सपेंडिचर काउंट मेथड का प्रयोग करके राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं, है ना। अब दूसरा है प्रोडक्शन मेथड का हम कैसे प्रयोग करते हैं, प्रोडक्शन काउंट मेथड का क्या सिस्टम यूज किया जाता है। तो प्रोडक्शन काउंट मेथड में बता रहा है कि मेजर्स नेट वैल्यू एडेड बाय द ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट इन इंडस्ट्री इन द इकोनॉमी। आप जीबीए कहते हैं, अभी हम इसको लास्ट में बता देंगे तो आप और ज्यादा क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है। ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। मान लीजिए कि आपने 2000 रुपए की एक शर्ट बेची, या 2000 रुपए का एक शर्ट बिका मार्केट में, तो सरकार को पता चला कि भाई 2000 रुपए जो है इनकम में आए, लेकिन जिसने शर्ट बेचा था उसने क्या 1000 रुपए का उस पर खर्च किए हैं, जिसमें उसने कॉटन खरीदा था, जिसमें उसने कलर खरीदा था, जिसमें उसने मशीनरी की गिरावट आई, जिसमें और भी बहुत सारी चीजें हुई। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 1000 रुपए का। तो ये क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। उस वस्तु को बनाने में जो खर्च आया है वो इंटरमीडिएट कंजप्शन है। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन को निकाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वैल्यू एडिशन मिल जाएगा, वैल्यू एडेड मिल जाएगा। और जब हम सभी सेक्टर को जोड़ देंगे, जीवीए फ्रॉम ऑल सेक्टर्स, मतलब कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, सभी सेक्टर में जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उसको हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन मिल जाएगा। पूरी इकोनॉमी में कुल कितना वैल्यू एडिशन हुआ है वो हमको मिल जाएगा, और वही वैल्यू एडिशन क्या होगा, इनकम होगी। तो प्रोडक्ट अकाउंट मेथड थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए उनको समझना ज्यादा जरूरी है। पहले तो हम गुड्स एंड सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें इंटरमीडिएट क्या है और फाइनल क्या है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पीछे हमने आपको तरीका बता दिया है। फिर डिडक्ट इंटरमीडिएट गुड्स, इसमें से इंटरमीडिएट गुड्स को हटाना होगा, केवल फाइनल गुड्स के ही प्राइसेस को हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। एडप्ट अक्रॉस प्राइमरी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्सरी सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, सभी क्षेत्रों की इनकम को एक में जोड़ना होगा। कौन कौन से सेक्टर इसमें कवर किए जा सकते हैं जिनमें हम प्रोडक्ट काउंट मेथड का प्रयोग करते हैं। तो हमने कहा कि एग्रीकल्चर को यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, ट्रेड को, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनसे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनमें हम जीबीए प्रणाली को प्रयोग कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि इसमें हम उत्पाद गणना विधि का प्रयोग करके राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे हम इसमें जो जिन चरों का प्रयोग करते हैं या इनसे जो टर्मिनोलॉजी जुड़ती हैं, जैसे जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, अगर हमें उत्पाद गणना विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करनी हो तो पहले हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके साथ कुछ प्रोसेस करते हैं तो हमको जीएनपी मिलता है, फिर हम कुछ और प्रोसेस करते हैं तो हमको एनएनपी मिलता है, फिर एनएनपी एफसी मिलता है। तो वो सारी प्रक्रिया क्या है, और जीडीपी का मतलब क्या है, जीएनपी का मतलब क्या है, एनडीपी का मतलब क्या है, एनएनपी का मतलब क्या है, एनएनपी एफसी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, पर्सनल इनकम क्या है, डिस्पोजेबल इनकम क्या है, ये सारी चीजें हमें आगे समझनी है। तो सबसे पहले देखते हैं जीडीपी क्या है। तो जीडीपी के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी है। जीडीपी क्या है, इट इज टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी क्या है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर अंडर द जियोग्राफिक बाउंड्री। तो किसी भी देश के
भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्त वर्ष में कुल जितनी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मॉनेटरी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी क्या है? टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। इसको हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। और हम जानते हैं कि हम नेशनल इनकम काउंट करने के लिए बात कर रहे हैं, ना कि डोमेस्टिक इनकम की काउंट करने के लिए बात कर रहे हैं। इसलिए जीडीपी नेशनल इनकम नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे आप। जीडीपी कई तरह का होता है। अभी आगे हम चले उससे पहले जीडीपी के बारे में आप थोड़ा जान लें कि जीडीपी कई तरह का होता है। एक जीडीपी टर्म आपने पढ़ा होगा, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है जीडीपी एट द करंट प्राइसेस। मैंने कहा पहले भी आपको समझाया है कि किसी भी देश में या किसी भी देश का आर्थिक विकास ये नहीं है कि उसके पास पैसे कितने हैं, बल्कि उस देश का आर्थिक विकास इस बात में निहित है कि उसके यहाँ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन स्तर क्या है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और मानते हैं कि एक वित्त वर्ष में आपने 1000 पेन बनाए और प्रति पेन आपने 25 रुपए में बेचा, तो आपको पेन से इनकम हुई 25,000 रुपए की राशि आय हुई 25 पेन के इंडस्ट्री से। फिर अगली साल भी आपने पेन 1000 ही बनाए, लेकिन पेन की कीमत बढ़ के 26 रुपए हो गई, जिससे आपकी इनकम 26,000 हो गई। और आपको 1000 बढ़ी हुई इनकम जो ये दिख रही है, ये आपको लगेगा कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है, लेकिन सच बात ये नहीं है। ये राष्ट्रीय आय की वृद्धि नहीं है, ये इन्फ्लेशनरी एक्टिविटीज हैं जिनके कारण से वस्तु की कीमत बढ़ गई है। आपके यहाँ इनकम कब बढ़ेगी? जब उत्पादन का स्तर बढ़ेगा। अगर आपके यहाँ उत्पादन का स्तर नहीं बढ़ा पा रही है, आपकी इकोनॉमी में जो भी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज हैं वो आपके यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन लेवल को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो आपका कोई इनकम नहीं बढ़ रहा है, आपके नेशनल इनकम में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, आपकी इकोनॉमी का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। प्राइस बढ़ाने से या बाजार में पैसे की आपूर्ति बढ़ाने से अगर विकास हो रहा होता तो दुनिया की हर सरकार अपने नागरिकों को प्रिंटिंग मशीन बांट देती है, कहती रात में पैसे खर्च करना, दिन में पैसे, रात में पैसे छाप लेना, दिन में पैसे खर्च करना। पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसे से कुछ भी होने वाला नहीं है। जो कुछ भी होगा वो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से होगा। पैसा चाहे जितना आपके पास हो, लेकिन वस्तु सेवाएं ना हो तो उस पैसे का कोई मोल नहीं है। तो आपका आर्थिक विकास कब होगा? जब आपके यहाँ उत्पादन स्तर में वृद्धि होगी। इसका समाधान कैसे निकालें हम? इसका समाधान ऐसे निकालें कि हम प्राइस को फिक्स कर दें कि भाई हम 25 रुपया ही जोड़ेंगे पेन का कीमत। 2011-12 में 25 रुपया था, तब से हम आज तक 25 रुपया ही जोड़ेंगे। अब अगर इधर का फिगर कब बदलेगा, ये फिगर कब बदलेगा? जब ये बदलेगा। अगर हमने प्राइस को फिक्स कर दिया तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि या कमी का प्रदर्शन कब होगा? जब हमारे उत्पादन स्तर में कमी या वृद्धि होगी। और तब हम जान पाएंगे कि हमारी राष्ट्रीय आय में जो आंकड़े बढ़े हुए दिख रहे हैं ये उत्पादन के आंकड़े हैं या नहीं है। अगर हम इस प्राइस पे जोड़ेंगे, करंट प्राइस पे, तो हमको आंकड़े तो बढ़े हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये जीडीपी डिफ्लेटर निकालोगे तो पता चलेगा ये महंगाई के आंकड़े हैं, ना कि उत्पादन स्तर के बढ़ने के आंकड़े हैं। उत्पादन स्तर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, इस बात का पता कैसे लगेगा? जब ये प्राइसेस फिक्स कर दी जाएंगी तब पता लगेगा। तो इसीलिए दो प्राइसेस पे हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। एक प्राइस है जिसे हम फिक्स्ड प्राइस कहते हैं, और एक प्राइस है जिसे हम करंट प्राइस कहते हैं। तो अगर हम करंट प्राइस पे, मतलब कि चालू मूल्यों पर गणना करते हैं, जैसे हमने कहा ना कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो अगर हम वहां पे कौन सा मॉनेटरी वैल्यू उसका लगा रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि जीडीपी क्या आएगा, नॉमिनल आएगा कि रियल आएगा। अगर वहां पे हमने मार्केट प्राइस लगा रखा है, जो वर्तमान समय में करंट प्राइसेस है वो जोड़ रखा है, तो वो कैसा आएगा? वो नॉमिनल जीडीपी आएगा। और अगर हमने स्थिर मूल्यों पर उसको कैलकुलेट किया है तो वहां क्या आएगा? रियल जीडीपी आएगा। तो पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड रहती है। और रियल जीडीपी क्या होता है? एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्टमेंट कर लिया जाता है, इन्फ्लेशन का कोई असर इस पे नहीं कैलकुलेट किया जाता है। जीडीपी एट द मार्केट प्राइस इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमने आपको बताया था कि मार्केट प्राइस क्या है? फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एक्सक्लूड्स सब्सिडीज, तो क्या बन जाएगा? आपको क्या मिल जाएगा? मार्केट प्राइस जीडीपी। तो बाजार मूल्य पे जीडीपी, चालू मूल्य पे जीडीपी और वास्तविक जीडीपी, इन तीनों के अंतर को आप समझ गए और इनको आप आगे भी समझते रहिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो इसको फिर से ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और तब पर भी नहीं समझ में आए तो हमको मैसेज करिएगा। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर जीडीपी, एक्सक्लूड्स टैक्सेस एंड इंक्लूड सब्सिडीज, है ना, ये फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी निकल आएगी। एक टर्म आजकल चल रहा है ग्रीन जीडीपी, ये बहुत जरूरी है। तो मेजरमेंट ऑफ नेशंस इकोनॉमिक ग्रोथ दैट टेक्स इनटू अकाउंट एनवायरमेंटल कॉस्ट। अगर हम मान लीजिए 100 रुपया कमाते हैं
और उसमें से 20 रुपया हम खर्च कर देते हैं इन्वायरमेंटल मेंटेनेंस। देखिए इन्वायरमेंटल लॉस कितने रुपए का हुआ है ये तो कैलकुलेट कर पाना बड़ा इम्पॉसिबल से बात लग रही है। तो कितने रुपए का इन्वायरमेंटल लॉस हुआ है ये तो हम पता नहीं लगा पाते हैं, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि इस साल हमने इन्वायरमेंट की मेंटेनेंस में इतना पैसे खर्च किए हैं। तो हमने कुल जितना इनकम अर्न करी है इस साल में, और इस साल में जितना हमने इन्वायरमेंट को एडजस्ट करने में, इन्वायरमेंट को साफ सुथरा बनाने में, इन्वायरमेंट को प्रोडक्टिव बनाने में हमने जो पैसे खर्च किए हैं उसको हम माइनस कर लेते हैं। जो बचता है वो क्या आएगा? ग्रीन जीडीपी आएगा। और पूरी दुनिया में जीडीपी के कैलकुलेशन के लिए ग्रीन जीडीपी को ज्यादा प्रमोट किए जाने की आवश्यकता है, ताकि देशों के भीतर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बढ़े, पर्यावरणीय चेतना लोगों के भीतर बढ़े, और जो देशों के बीच में अंधी दौड़ मची हुई है अधिक से अधिक आगे जाने की, वो इस जीडीपी में होनी चाहिए, ग्रीन जीडीपी में होनी चाहिए। तो अब आपको जीडीपी मिल गया। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग नेशनल इनकम काउंट करने के लिए बैठे हैं, हम लोग जो है डोमेस्टिक इनकम नहीं काउंट कर रहे हैं। जो पीछे आपको डेटा मिले वो डोमेस्टिक इनकम है, विद इन द बाउंड्री ऑफ, विद इन द जियोग्राफिक बाउंड्री वो डेटा है। लेकिन हमको क्या चाहिए? नेशनल इनकम। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट काउंट करना पड़ेगा इसके लिए। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो क्या है? इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट टर्म आ गया यहाँ पे। वहां पे जियोग्राफिक बाउंड्री था, यहाँ क्या आ गया? रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। मतलब कि जो कंट्री के नेशनल्स हैं उनके द्वारा जो इनकम जनरेट की गई है कंट्री इन अ गिवन पीरियड। गिवन पीरियड का मतलब कि वो फाइनेंशियल ईयर है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद इन द कंट्री और अब्रॉड। इससे मतलब नहीं है कि वो हमारी जियोग्राफिक बाउंड्री में वो इकोनॉमिक एक्टिविटी घटित हुई है या हमारी जियोग्राफिक बाउंड्री से बाहर हुई है। अगर वो हमारे नेशनल के द्वारा की गई है, हमारे रेजिडेंट के द्वारा की गई है, हमारे सिटीजन के द्वारा की गई है, देन इट विल बी द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम ऑफ द इंडिया। ओके, तो जीएनपी विल इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे हम निकालेंगे फिर? नेशनल कैसे करेंगे? तो हमने क्या कहा था कि जो हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जो फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, या फॉरेन कंपनीज काम कर रही हैं, या फॉरेन के ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, इनको जो इनकम जनरेट हो रही है इसको हम क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। और ऐसे ही दूसरे देशों में हमारे जो कंपनीज काम कर रही हैं, हमारे जो सिटीजन्स काम कर रहे हैं, हमारे जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, उनको जो इनकम हो रही है उसको हम इसमें मिला लेंगे। तो जीडीपी प्लस क्या कर देंगे? अभी माइनस भी हो सकता है यहाँ पे, इसलिए क्या यूज किया गया है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर अगर नेट इनकम माइनस में आ रही है तो वो जीडीपी से माइनस हो जाएगी, और अगर नेट इनकम पॉजिटिवली आ रही है तो वो उसमें जुड़ जाएगी। तो एनएफआईए जो है, इनकम अर्नड बाय द इंडियन रेजिडेंट अब्रॉड फ्रॉम इनकम अर्नड बाय द फॉरेनर्स इन इंडिया। भारत में रहते हुए कुछ विदेशियों ने इनकम करी है, उन्होंने भारत से बाहर भेज दिया होगा, और भारत में ना रहते हुए कुछ भारतीयों ने दूसरे देशों में जो इनकम जनरेट करी है उसको भारत में इनकम में जोड़ लिया जाएगा। जो अंतर आएगा वो जीडीपी में जोड़ दिया जाएगा। ये अंतर सकारात्मक अंतर भी हो सकता है और नकारात्मक मूल्य वाला अंतर भी हो सकता है। जैसा भी होगा वो जुड़ जाएगा या तो घट जाएगा, उसको हम जीएनपी कह देंगे। लेकिन एक बात हम आपको और बताते हैं कि ग्रॉस कभी भी इनकम नहीं होता है, क्योंकि ग्रॉस में तो सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो पूंजी की घिसावट है वो भी जुड़ी हुई है, जो माल सामान लगा है बनाने में वो भी सब जुड़ा हुआ है। तो उसको हम नेट को हम जो है ग्रॉस से नेट पे जाना चाहिए। जैसे हमने कहा कि डोमेस्टिक से हम नेशनल गए, और डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हमने क्या किया? जीडीपी से हम एनडीपी पे गए, सॉरी जीएनपी पे गए। तो जीएनपी पे जाने के लिए हमने डी को किसमें कन्वर्ट किया? एन में किया, डोमेस्टिक कन्वर्टेड टू नेशनल। और उसके लिए हमने क्या किया? एनएफआईए जोड़ा, है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ा। तो डोमेस्टिक इनकम किसमें बदल गई? नेशनल इनकम में। ऐसे ही हमें ग्रॉस को नेट में बदलना है। तो ग्रॉस में तो उसमें जो लागत आई है वो भी छुपी हुई है, तो ग्रॉस को नेट में बदलने की प्रक्रिया क्या है कि हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें। तो वही करने के लिए कह रहा है ये, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ गिवन पीरियड आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, है ना। तो एनडीपी का अभी डोमेस्टिक पे है, यहाँ पे डोमेस्टिक है, हालांकि अभी हम एनएनपी पे आएंगे। तो नेट डोमेस्टिक है तो बाउंड्री के भीतर होगी, और नेट पाने के लिए हमको क्या करना होगा? जीडीपी से डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा, हमको एनडीपी मिल जाएगा। और जब एनडीपी से आप एनएफआईए घटा देंगे तो आपको एनएनपी मिल जाएगा, और एनएनपी ही आपकी नेशनल इनकम हो जाएगी। जरा देखिए कैसे होगा ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी। अभी हम चारों को एक साथ करके भी दिखा देंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड
बाय द, यहाँ फिर से रेजिडेंट आ गया क्योंकि यहाँ पर दोनों एन है, एक नेशनल है एक नेट है, तो नेट नेशनल है मतलब कि डेप्रिसिएशन भी माइनस हो गया है और विदेशियों की इनकम को बाहर भी निकाला जा चुका है और हमारे जो लोग विदेशों में काम कर रहे हैं उनकी इनकम को अंदर भी लाया जा चुका है। इसलिए क्या कह रहा है ये, द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट मतलब कि नेशनल्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन, हमने डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, घटा दिया है। जब डेप्रिसिएशन को हम घटा देते हैं तो ग्रॉस जो है एन में कन्वर्ट हो जाता है, उसको पीछे फॉर्मूला भी हमने आपको बताया। इट इज द मोस्ट रिफाइंड मेजर ऑफ नेशनल इनकम स्पेशली व्हेन कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपी बिल इक्वल टू क्या होगा, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को जिसको कि हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, यही मिल गई आपको राष्ट्रीय आय, तो इसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैंने कहा ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को घटा देंगे आपको क्या मिल जाएगी, राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। आपको निश्चित तौर पे समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार और आप इसको देखिएगा। अच्छा, वैल्यू एडिशन पे जाएं, इससे पहले यहाँ पे एक चीज हम आपको और समझाना चाह रहे थे कि चारों को एक साथ करके आप देख लीजिए तो आपको और क्लियर होगा। जीडीपी मिला आपको, जीडीपी से अगर हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अब्रॉड हमने जोड़ दिया तो डोमेस्टिक क्या है, नेशनल में बदल जाएगा और जीएनपी बन जाएगा, और जीएनपी में से हमने डेप्रिसिएशन को मान लो माइनस कर दिया तो जो ग्रॉस है ये एन में बदल जाएगा, तो आपको एनएनपी मिल जाएगा, और एनएनपी में से मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी घटा दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, एनएनपी एफसी मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट पे नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, यही आपकी नेशनल इनकम होगी, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है फैक्टर कॉस्ट पे। एनडीपी क्या है, तो जीडीपी से अगर हम यहाँ डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो हमको एनडीपी मिल जाएगा, और फिर एनडीपी में वही यहाँ कर दें, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दें तो हम क्या पा जाएंगे, फिर से वही हम पा जाएंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे तो हमको फिर से वही मिल जाएगा एनएनपी, और फिर इनसे इनडायरेक्ट टैक्स घटा के एनएनपीएफसी तक पहुंच जाएंगे। तो चाहे जीडीपी से पहले डेप्रिसिएशन घटाइए फिर एनआईएफए जोड़िए, या पहले एनआईएफए घटा के इस तक ऐसे आइए, तो ऐसे आएंगे तो जीडीपी से जीएनपी मिलेगा, फिर एनएनपी मिलेगा, फिर एनएनपीएफसी मिलेगा, इधर से आएंगे तो जीडीपी मिलेगा, फिर एनडीपी मिलेगा, फिर एनएनपी मिलेगा, फिर एनएनपीएफसी मिलेगा, और जो फाइनली एनएनपीएफसी मिलेगा यही राष्ट्रीय आय के रूप में चिन्हित किया जाएगा, यही किसी देश की राष्ट्रीय आय बनेगा, इसी को हम राष्ट्रीय आय के रूप में लेखांकित करते हैं। एक हमने कहा कि लास्ट में हम आपको ये जरूर बताएंगे कि वैल्यू एडिशन क्या है। 2015 के बाद ये कॉन्सेप्ट आया, द प्रोडक्शन मेथड आल्सो फॉर द वैल्यू एडेड मेथड। जो प्रोडक्शन काउंट मेथड है वही वैल्यू एडेड मेथड है, इसमें कुछ नया नहीं है, बस क्या कर रहे हैं ये कि नेशनल इनकम बाय कैलकुलेटिंग द नेट वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, है ना, तो वो तो बात वही हो गई जो पीछे हम लोग बात कर रहे थे, वही ये भी हो गया। वैल्यू एडेड इक्वल टू क्या हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट, पीछे हमने आपको फॉर्मूला बताया था, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। उस वाले प्रोसेस में आप क्या कर रहे थे, डेप्रिसिएशन है, यहां आप क्या कर रहे हैं कि इंटरमीडिएट कंजप्शन है। इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड एज इनपुट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो ये क्या है, ये जो है इंटरमीडिएट कंजप्शन है। इंटरमीडिएट कंजप्शन वैल्यू टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट से माइनस कर देंगे तो आपको जीवीए मिल जाएगा। ये भी उत्पाद गणना विधि से राष्ट्रीय आय की गणना का एक तरीका है जिसे 2015 से लागू किया गया। आपको राष्ट्रीय आय मिल गई। अब राष्ट्रीय आय बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी राष्ट्रीय आय और जनसंख्या का अनुपात क्या है। अगर आपके घर में, या एक आप ऐसी फैमिली की कल्पना करिए जिस फैमिली में 50 लोग हैं, 50 पर्सन्स हैं, और इस परिवार की इनकम जो है वो 1 लाख रुपए फैमिली इनकम है, 1 लाख रुपए पर मंथ है। एक दूसरा परिवार है, इसमें 10 लोग हैं और इसकी इनकम जो है वो मान लीजिए कि 50,000, 50,000 पर मंथ है। अब अगर हम बात करें इनकम की या बात करें नेशनल इनकम की, तो ये परिवार आपको ज्यादा अमीर दिखाई दे रहा है क्योंकि इसकी फैमिली इनकम कितनी है, 1 लाख रुपए है। लेकिन अगर हम बात करें कि पर कैपिटा इनकम या लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ किसका ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज कौन यूज करता होगा, ज्यादा अच्छा हेल्थ, एजुकेशन, इन सब का स्तर किसके यहाँ ज्यादा अच्छा होगा, तो आप क्या बताएंगे कि इसके यहाँ ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि इसकी पर कैपिटा इनकम है 5,000 रुपए, मतलब एक व्यक्ति पर 5,000 रुपए तक खर्च किए जा सकते हैं, जबकि इसकी पर कैपिटा इनकम 2,000 रुपए है
और इसके इस परिवार के मुखिया पर दबाव होगा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का, इस परिवार के मुखिया पर भी दबाव होगा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो जब ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करेगा तो एक आदमी में 5,000 आएगा, ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करेगा तो एक आदमी में कितना आएगा, 2,000 आएगा। तो 2,000 में जो जिस तरह की गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा इस परिवार का मुखिया, उससे बेहतर ये कर पाएगा। तो किसी भी, जैसे आप जब आप HDI देखते हैं तो आप देखते हैं कि तिब्बत आपसे आगे है, जो है भूटान आपसे आगे है, छोटे छोटे कंट्रीज आपसे आगे हैं, तो उसके पीछे यही कारण है। तो मैंने कहा कि राष्ट्रीय आय बहुत अच्छा सूचक नहीं है किसी भी देश में रह रहे लोगों की आर्थिक स्थिति का। उसका बेहतरीन सूचक कौन है, वो है पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम इक्वल टू है टोटल पॉपुलेशन, सॉरी नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इसको ऐसे समझ लीजिएगा, वो उल्टा लिख दिया गया है गलती से, टाइपिंग मिस्टेक है, आप उसको बहुत सीरियसली नहीं लीजिएगा, इस तरह समझिएगा कि पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा। और पर कैपिटा इनकम क्या होगा, ये एक तरह से एवरेज इनकम को दिखाता है। आप ये मत समझिएगा कि जो पर कैपिटा इनकम है वो भारत के हर व्यक्ति को मिल ही रही है, किसी देश के हर व्यक्ति को मिल ही रही है। वो क्या है, एक एवरेज इनकम है जो कि किसके लिए यूज की जाती है, और इंटरनेशनल कंपैरिजन, अंतरराष्ट्रीय तुलनाओं के लिए यूज की जाती है। और इससे पता लगता है कि किसी भी देश के लोगों की स्थिति कैसी है। ये और यूज करते हैं किसके लिए, बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग कंट्रीज एज डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड, विकासशील, विकसित या अल्प विकसित देशों को निर्धारित करने के लिए हम पर कैपिटा इनकम का प्रयोग करते हैं, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाते समय हम पर कैपिटा इनकम का प्रयोग करते हैं। एज पर वर्ल्ड बैंक अपडेटेड एनुअली, हालांकि हर साल एनुअली अपडेट किया जाता है, लेकिन इसके डेटा को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो PCI के आधार पर जो हाई इनकम कंट्रीज हैं उनका $13,845 से अधिक इनकम होनी चाहिए। मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं वो 1,136 से $13,845 पर एनम के बीच में अगर पर कैपिटा इनकम है तो उनको हम कहते हैं मिडिल इनकम कंट्रीज, और अगर $1,135 से नीचे है तो इनको हम कहते हैं लो इनकम कंट्रीज। इंडिया का जो है वो 2,880 है, जो कि इंडिया को लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में रखता है ग्लोबली। तो ये बात भी आप ध्यान रखें कि PCI जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आधार पे बहुत सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं। IMF कहता है कि इंडिया का नॉमिनल GDP पर कैपिटा इज प्रोजेक्टेड एज $2,880 इन 2025। IMF रैंक इंडिया स्टैंड्स अराउंड 136 ग्लोबली बाय नॉमिनल GDP पर कैपिटा। पर कैपिटा नॉमिनल GDP के आधार पर भारत दुनिया में 136वें स्थान पर आता है, मतलब कि प्रति व्यक्ति आय भारत में 135 देश ज्यादा है भारत से प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक 2025 के डेटा रिपोर्ट क्या बताते हैं कि GDP पर कैपिटा 2,34,859 रुपए है करंट प्राइसेज पे। GNI पर कैपिटा 2,31,462 है और NNI पर कैपिटा 2,05,324 है। तो 2,05,324 को आप मानिए कि ये पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, लेकिन ये आपको अवेलेबल नहीं है हर व्यक्ति को, ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये भी एक समस्या है। आपको पर कैपिटा इनकम मिल गई, अब आपको पता लगाना है कि पर्सनल इनकम क्या है। तो जो जैसे पर कैपिटा इनकम हमने बताया कि ये सब कुछ बात जो हो रही है ना, ये पर कैपिटा इनकम और ये जो बात हो रही है पर्सनल इनकम, ये सब एवरेज की बात हो रही है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि हर आदमी को मिल रहा है ये। तो पर्सनल इनकम क्या है, पर्सनल इनकम इज टोटल इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स एंड हाउसहोल्ड्स इन अ कंट्री फ्रॉम ऑल सोर्सेज बिफोर पेइंग पर्सनल टैक्सेज लाइक इनकम टैक्स। ये थोड़ा समझ में आने में जटिल है। आप ये समझिए कि जो पर कैपिटा इनकम है वो एवरेज इंडियन की एक साल की इनकम है, लेकिन उनमें अभी पूरा आपके पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से कुछ और भी चीजें अभी घटनी बाकी हैं। क्या क्या? पर्सनल इनकम निकालना हो तो क्या करेंगे, नेशनल इनकम, मतलब नेशनल इनकम पर कैपिटा की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। नेशनल इनकम पर कैपिटा माइनस कारपोरेट टैक्स, क्योंकि कंपनी जो होगी उसकी इनकम भी राष्ट्रीय आय में जुड़ी हुई है, लेकिन वो और फैक्टर कॉस्ट पे जुड़ी हुई है, लेकिन वो कंपनी क्या करेगी, अपनी इनकम में से कारपोरेट टैक्स जमा करेगी, कारपोरेशन टैक्स जमा करेगी। अपनी इनकम के कुछ हिस्से को वो बांटेगी नहीं और अपने पास सुरक्षित रखेगी, है ना, तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो आपका जो पर कैपिटा नेशनल इनकम पर कैपिटा आया, उसमें से आपने क्या किया, कारपोरेट टैक्स निकाल दिया। मान लीजिए वो 100 करोड़ आया और 20 करोड़ कारपोरेशन टैक्स लगाया उस पर, तो 20 करोड़ उसमें से निकल गया, बचेगा 80 करोड़। 80 करोड़ में से मान लीजिए कि कंपनी ने सोचा कि हम भाई 20 करोड़ रुपए अगले साल के लिए सुरक्षित रखेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इस प्रॉफिट को हम बांटेंगे नहीं, इस इनकम को हम बांटेंगे नहीं, तो 20 करोड़ से और बचा लिए। अब बचा 60 करोड़, तो 60 करोड़ ही
आप तक पहुंचेगा, मतलब लोगों तक पहुंचेगा। साथ ही साथ कुछ ट्रांसफर पेमेंट भी किया जाता है जो नेशनल इनकम में तो नहीं जुड़ा था, लेकिन पर कैपिटा इनकम में जुड़ जाता है। ट्रांसफर पेमेंट क्या है? पेंशन देना, मतलब बिना काम का पैसा ट्रांसफर पेमेंट है। चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो, स्कॉलरशिप हो, या इस तरह का और भी कोई चीज हो जो नॉन फैक्टर इनकम है, जिसमें कुछ किया नहीं गया है फिर भी आई हुई है, उसको हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। तो कारपोरेशन टैक्स निकाल दिया गया जो कि कंपनी पर लगाया जाता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी निकाल दिया जाएगा पर कैपिटा इनकम से। उसके बाद उसमें ट्रांसफर पेमेंट जोड़ दिया जाएगा, तो उससे जो इनकम मिलेगी वो उसको हम पर्सनल इनकम कह सकते हैं। तो पर्सनल इनकम विल इक्वल टू पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, माइनस निगम कर, माइनस अविभाजित लाभांश। लाभांश कंपनियों के जो लाभांश होंगे, जिनको कंपनियां विभाजित नहीं करेंगी, अपने पास रख लेंगी, वो इंडिविजुअल्स तक नहीं जा पाएंगे, और प्लस इंडिविजुअल को किए गए ट्रांसफर पेमेंट, इनको जोड़ लेंगे तो आपको पर्सनल इनकम मिल जाएगी। ये भी एवरेज इनकम है ना। एक और टर्म है डिस्पोजेबल इनकम, इसको हम कहेंगे व्यय योग्य आय। अब पर्सनल इनकम में जो डेटा आया उसको आप खर्च नहीं कर सकते क्योंकि आपकी पर्सनल इनकम पर डायरेक्ट टैक्सेस लगे हुए हैं, तो डायरेक्ट टैक्सेस को हम निकाल देंगे उसमें से। डिस्पोजेबल इनकम इज अमाउंट ऑफ इनकम लेफ्ट विद इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड आफ्टर पेइंग पर्सनल टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स इन द एक्चुअल इनकम अवेलेबल टू स्पेंड ऑन कंजप्शन एंड सेविंग। तो ये जो एक्चुअल इनकम है, इसमें से आप कंजप्शन करेंगे, इसमें से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कुछ भी करना होगा वो आप करेंगे, उसको आप खर्च करने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो ये जो इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम जो है, ये पर्सनल इनकम आपको पीछे मिल चुकी है, इसमें से आप पर्सनल टैक्सेस को घटा देंगे, या इसको आप कह दीजिए कि डायरेक्ट टैक्सेस को घटा देंगे जो आपके ऊपर लगे हैं। जैसे डायरेक्ट टैक्सेस कंपनी पे भी लगते हैं और आप पे भी लगते हैं। कंपनी पे जो लगा था वो तो घट चुका है पीछे पर कॉर्पोरेशन टैक्स के रूप में। अब जो आप पर लगा है उसको आपको घटाना है, तो पर्सनल टैक्सेस को निकाल देंगे तो आपको डिस्पोजेबल इनकम मिल जाएगी। और डिस्पोजेबल इनकम क्या दिखाती है? परचेजिंग पावर ऑफ द हाउस होल्ड। उस कंट्री की परचेजिंग पावर क्या है इस पर डिपेंड करेगा। एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी क्या है? क्योंकि वही पैसा है जो वस्तु सेवाओं को खरीदने के लिए खर्च किया जाएगा, इसीलिए वही पैसा एग्रीगेट डिमांड को प्रदर्शित कर रहा है। इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और सेविंग बिहेवियर को भी वही प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह से आप जो है राष्ट्रीय आय को समझ गए, और राष्ट्रीय आय से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे थे हमने सभी पर बात करी, आप इनको समझ गए होंगे। एक बार दो बार इस वीडियो को देखिएगा, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। और आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और इस एजुकेशन रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि आपको बेहतर से बेहतर क्लासेस फ्री में मिलेंगी। इनके लिए आपको कोई भुगतान नहीं करना होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी सेवाएं हैं जिनको तत्काल प्रभाव से सरकार को मुक्त करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।